नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं। और इस आपके जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान होंगे अगले आधे घंटे तक, जो कमोडिटी से जुड़ी तमाम उलझनों को दूर करेंगे। भूपेश शर्मा है, बीकानेर से टेक्निकल एनालिस्ट हैं। बिटूपन मजूमदार टेक्निकल एनालिस्ट है। और मनोज जैन है पृथ्वी पिनमार्ट से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमारे नंबर 9136934065 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। और जब भी सवाल भेजें तो आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ इस नंबर पर कमोडिटी से जुड़े ही सवाल भेजें। आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के साथ ही, क्योंकि कई सारे दर्शकों के सवाल भी हैं। पहली दर्शक हमारे साथ विधि हैं। नेचुरल गैस खरीदे या बेचे, और इसमें टारगेट क्या रखे, स्टॉप लॉस क्या रखे? मनोज जी बताइए, नेचुरल गैस में विधि जी को क्या करना चाहिए? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। नेचुरल गैस में 165 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और वो टेस्ट होने के बाद हम एक बार फिर यहाँ करेक्शन आते हुए देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 143, 44 के जोन में एक सपोर्ट भी है, तो फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो 144 के स्तर का वेट करें, वहां पे बाय कर सकते हैं 139 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 155 से 158 तक का लक्ष्य 2 से 3 दिन के लिए लेकर के चल सकते हैं। तो विधि जी को के लिए ये सलाह मिल गया है। अगले दर्शक हमारे साथ है बीएस राजपूत हैं। मार्च अंत तक कॉटन प्राइस का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। मनोज जी, क्या लग रहा है, कॉटन प्राइस का आउटलुक आपका क्या है बीएस राजपूत के लिए मार्च अंत तक के लिए? यहाँ पे 63,000 तक की संभावना थी और वो हमने एक बार इस तरह आते हुए देखे हैं। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 100 सेंट जो है क्लोजिंग बेसिस पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, और भारतीय बाजारों में भी 63,000 पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर ये क्लोजिंग बेसिस पर 63,000 के ऊपर का ब्रेकआउट होता है मार्च कॉन्ट्रैक्ट में एमसीएक्स पर, तो हमारा मानना है कि 65,500 तक के स्तर मार्च आखिर तक देखने को मिल सकते हैं। तो एक ब्रेकआउट का इनको वेट करना चाहिए। 63,000 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है तो लॉन्ग की पोजीशन में बने रहें। ऊपर में 65,500 तक के स्तर देखने को मिल सकते। ओके। अगले दर्शक हमारे साथ लखन भंडारी हैं एमपी से। चांदी पहले 65,000 या 95,000 जाएगी? बिटूपन, क्या लग रहा है आपको? अच्छा सवाल है इनका। क्या दिख रहा है आपको चांदी में? देखिए, आई थिंक मैंने कोई 20-25 दिन पहले आपको बताया था कि यहाँ पे बड़ा रैली आने वाला है गोल्ड एंड सिल्वर में। और सबसे ज्यादा रैली अभी गोल्ड में आया हुआ है, और गोल्ड का मैंने अभी आपको टारगेट दिया था 67,000 या 68,000 लास्ट वीक। और सिल्वर का देखिए 65,000 फिलहाल आने का नहीं लग रहा है, क्योंकि जो सिनेरियो अभी बन रहा है कि बुलिश सेंटीमेंट अभी प्रिवेल कर रहा है। हाँ, शायद आज थोड़ा बाजार रुक सकता है, क्योंकि ये एक टेक्निकल रेजिस्टेंस बना हुआ है 24.60 का, जो स्पॉट का लेवल है, एक रेजिस्टेंस बना हुआ है आज के लिए। हाँ, ये थोड़ा कंसोलिडेट कर ले और ये ब्रेकआउट होने के बाद प्रोबेबली ये फिर एक बार 77 या 78,000 के आसपास सिल्वर जाने के लिए कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो है तेजी में ही है मार्केट। थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो मेरे हिसाब से बाइंग पे रहना चाहिए। और 95,000 का बड़ा टारगेट अभी फिलहाल के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद ये 77,500 या 78,000 तभी मुझे इमीडिएट दिख रहा है। तो इतना बड़ा लंबा टारगेट लेके फ्यूचर्स में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल है, लेकिन शायद टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल के लिए सामने 77, 78 दिख रहा है। तो आपके लिए ये सलाह आ रही है लखन भंडारी जी। अगले दर्शक हमारे साथ सुभाष सोनी है। सोने का 2 लॉट इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 62,500 रुपये पे। काफ़ी नुकसान हो रहा है इनको, एक तरफा रैली आई है, फंस गए हैं। क्या करना चाहिए भूपेश जी? टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है? गोल्ड यहाँ से शॉर्ट पोजीशन में फंसे हुए हैं, क्या करें अब? जी नमस्कार सर। सोने की बात करें तो सोना लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि सोने से अभी मजबूत कोई भी एसेट क्लास नहीं है पूरी दुनिया में। और हाल फिलहाल इसमें जहां कहीं भी कोई डिप मिलता है वहां पर खरीदारी करके व्यापार करना चाहिए। 65,900 या 65,850 के आसपास कहीं भी मिलता है वहां खरीदना चाहिए सोना, या करंट भाव पर भी खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस 65,800 के नीचे का रहेगा। 66,300, 66,700, इवन 67,400-500 के भी लक्ष्य संभावित रहेंगे। और बेची हुई पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगले दर्शक हमारे साथ समीर हैं बुलंदशहर से। भूपेश जी या बिटूपन, दोनों में से कोई राय बताएं। ये जानना चाह रहे हैं कि क्रूड की स्ट्रेटजी बताना, फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों
में राय जानना चाह रहे हैं। क्या सलाह देंगे क्रूड में? फ्यूचर और ऑप्शन दोनों की रणनीति जानना चाह रहे हैं विटुपन, आप बताएं समीर जी को क्या सलाह है? देखिए, मैं तो क्रूड ऑयल में सेल पे ही हूँ। अभी फिलहाल एक पुल बैक आया था $80 के आसपास, एक बड़ा रेंज भी बना चला हुआ है मार्केट। $80 थोड़ा इस बार पुल बैक आ, क्योंकि थोड़ा प्रोडक्शन काट का भी न्यूज था, जिसके कारण थोड़ा मार्केट पॉजिटिव साइड में था। लेकिन अभी वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है $80 का लेवल, और वहां से थ्रो बैक आ रहा है, नीचे आने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़ा वीकनेस नहीं है। लेकिन हाँ, वीकनेस तो है। तो कल का क्लोजिंग जो था नाइमेक्स में, इस लाइक मोड ऑफ ए बेयरिश कैंडल, थोड़ा उसका थोड़ा पुल बैक में थोड़ा फॉलो थ्रो आज पॉसिबल है। तो कोई भी पुल बैक में मैं बेचने के लिए सोच रहा हूँ। और अभी जो M6 में भाव है 64.24, जो यूएस मार्केट खुलने के आसपास अगर पुल बैक आता है 64.50, 64.60 इस तरह का लेवल मिलता है, तो मेरे हिसाब से वहां पे सेल बनेगा। पूरे स्टॉप लॉस अबाउट 65.30। और मुझे लग रहा है बाजार ये M6 का अगर लेवल लिखता हूँ तो 63.60 वाला जो लेवल है वो शायद पहुंच सकता है। अगर मैं ऑप्शंस में जो मुझे लग रहा है थोड़ा डिसेंट रहेगा अभी ट्रेड करने के लिए, 6500 का जो पुट है अभी 135 140 के आसपास रेंज में चला हुआ है। ये 105 से 115 कोई भी लेवल मिलता है वहां पे मैं एंट्री कर सकता हूँ पुट में। और 170 का टारगेट रहेगा, विद स्टॉप लॉस बिलो 85। तो आज सेल पे ही मुझे लग रहा है पुल बैक में सेल करना चाहिए। पुट लीजिए, और नहीं तो फ्यूचर में पुल बैक में सेल कीजिए। चलिए, अब कुछ नॉन एग्री के बाद अब एग्री मार्केट की बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, संदीप भांजी हैं, साइम डार्बी ऑयल्स ट्रेडिंग से हैं, सिंगापुर से जुड़े हैं, सीईओ हैं वहाँ के। शुक्रिया संदीप भान साहब, आपने वक्त निकाला। पाम तेल का जो इंपोर्ट के जो नंबर आए हैं हिंदुस्तान में, वो 9 महीने में सबसे कम है। क्या वजह है? आप क्या वजह देखते हैं कि हिंदुस्तान में अचानक से पाम तेल के इंपोर्ट में कमी आई है? फरवरी में पाम तेल का इंपोर्ट करीब करीब 36% जनवरी के मुकाबले कम रहा है। भान सर, आप बताएं। इसके दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि पाम ऑयल का जो कितना कम इंपोर्ट हो गया, इट वाज एट द कॉस्ट ऑफ सॉफ्ट ऑयल्स। सॉफ्ट ऑयल की जो प्राइसेस थे वो बहुत ही कम्पिटिटिव हो गए थे। पाम ऑयल जनवरी फरवरी में प्रीमियम ऑयल बन गया, उनका सीपीओ का प्राइस सॉफ्ट ऑयल से ऊपर हो गया, जिसके चलते इंडिया ने बाइंग सॉफ्ट ऑयल की करी एट द कॉस्ट ऑफ पाम ऑयल। दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजन, बिकॉज रिफाइनिंग मार्जिन सॉफ्ट ऑयल में थे, पाम ऑयल डिस्पैरिटी में था, उसके चलते इंडिया ने बहुत ही कम बाइंग करी थी। दूसरा, यहाँ पे सीपीओ की शॉर्टेज बहुत थी, प्रोडक्शन कम है, स्टॉक्स कम है, उसके चलते ज्यादा सीपीओ की अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। सर, आगे क्या लग रहा है? बाकी सोया तेल का भी इंपोर्ट हालांकि कम हुआ है, लेकिन सनफ्लावर ऑयल हालांकि इसके दाम कम थे, इस वजह से इंपोर्ट भारी बढ़ोतरी हुई है। ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो क्या बन रहा है बाकी अन्य तेलों का? देखिए, अभी पाम ऑयल तो कंटिन्यू कर रहा है प्रीमियम ऑयल। आज सीपीओ सबसे महंगा तेल है, उसके बाद सोयाबीन ऑयल है, उसके बाद सनफ्लावर ऑयल है, और लास्ट में आरबीडी पाम ओलिन आ रहा है। ये ट्रेंड अभी आने वाले महीनों में कंटिन्यू करेगा। अभी जैसे लास्ट वीक यहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी पाम ऑयल की, उसमें बहुत सारे एनालिस्ट और स्पीकर्स ने भी का भी यही मानना था कि पाम ऑयल अपना प्रीमियम बना के रखेगा आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि पाम आपको ऑयल क्या की लग जो रहा है क्रॉप है कितनी वो तेजी? बड़ी कम है, स्टॉक्स कम है, वाइल एज सॉफ्ट ऑयल की जो स्टॉक प्रोडक्शन है वो बड़ा बम्पर क्रॉप आने वाला है साउथ अमेरिका में, उसके चलते सोयाबीन ऑयल पे प्रेशर बना रहेगा, पाम अपना प्रीमियम बनाए रखेगा। कितनी तेजी की संभावना, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ से और तेजी की संभावना बन रही? कितनी तेजी आ सकती है पाम तेल में यहाँ से? और मार्केट ने ऑलरेडी तेजी तो पूरी फैक्टर इन कर ली है, पर हम अभी इस ऐसे महीनों में है जहां पे प्रोडक्शन अभी भी बहुत कम आ रहा है। पर्टिकुलरली सीपीओ का जो स्टॉक है, आज जो कल ही वो एमपीओबी ने रिपोर्ट आउट करी थी, उसमें सीपीओ का स्टॉक उन्होंने 1 मिलियन टन दिखाया था। जो 1 मिलियन टन मलेशिया में जितनी रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसके लिए भी भरपूर नहीं है। एक्सपोर्ट तो छोड़ दीजिए, 1 मिलियन टन का सीपीओ स्टॉक इज नॉट इनफ टू कवर द रिफाइनिंग कैपेसिटी ऑफ मलेशियाज रिक्वायरमेंट। अब इसमें 1 मिलियन टन में करीब करीब 3 लाख टन एक्सपोर्ट इंडिया को भी करना है, उसके चलते सीपीओ में टाइटनेस बहुत है। सर, मलेशिया की बात तो आपने कह दी, इंडोनेशिया में क्या स्थिति है पाम तेल की? इंडोनेशिया में भी यही स्थिति है। इंडोनेशिया में सीपीओ जो एक्सपेक्टेड था शायद कुछ बेटर होगा प्रोडक्शन, वो ऐसा आ नहीं रहा है, वहां पे भी टाइटनेस बहुत जबरदस्त है अभी। और दूसरा, जो पाम ऑयल प्राइसेस अभी हैं इंडोनेशिया में, जो एवरेज प्राइस बैठ रही, उसके चलते अप्रैल में लाइकली एक्सपोर्ट टैक्स हायर आएगा, जिसके चलते वहां के प्राइसेस और आगे बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रिया संदीप भान सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। हमारे दर्शकों को खाने के तेल मार्केट का इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है, क्यों दाम कम हो रहे हैं,
सोया तेल के और पाम तेल को क्यों प्रीमियम मिल रहा है, तमाम बारीक बातें आपने हमें बता दी। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो गेहूं को लेकर एक अहम रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। कई सारे दर्शक लगातार हमें सवाल भेज रहे हैं, वो भी सवालों के जवाब हम जरूर देंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं गेहूं की। और गेहूं पर बात करने के लिए हमारे साथ राहुल चौहान हैं, डायरेक्टर है आईग्रेन के। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला। सर, गेहूं को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है, किन किन राज्यों में सरकारी खरीद शुरू हो गई है और क्या एमएसपी पर किसान अपना माल गेहूं बेचने के लिए तैयार हैं क्या? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। एमएसपी पर अभी यूपी में 1 मार्च से हमारी सरकारी खरीद शुरू हो गई थी और कल राजस्थान से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई है और एमपी में 22 मार्च से शुरू होनी है सरकारी खरीद। तो क्या किसानों का रिस्पांस क्या है, क्या वो एमएसपी के भाव पर बेचने के लिए तैयार है? मतलब उससे पता ये लगेगा कि सरकार ने जो लक्ष्य इस बार तय किया है आसानी से पूरा हो जाएगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी, अधिकतर मंडियों में सर, चाहे यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, सभी मंडियों में गेहूं की कीमतें जो है एमएसपी से ऊपर है। और जिस दिन ये टेंडर, हमारा लास्ट टेंडर था 28 फरवरी को, उस दिन जो है लॉरेंस रोड जो दिल्ली के बेंचमार्क में है वो 2575 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं था, जो 2725 पहुंच चुका है, 150 रुपए बढ़ा है। कोटा में अगर बात करें तो 125 रुपए बढ़कर 2550 रुपए पहुंच चुका है। और बुलंदशहर में अगर आप देखें तो 2460 के आसपास चल रहा है। तो अधिकतर मंडियों में गेहूं की कीमतें जो है एमएसपी से बहुत ऊपर हैं, करीब 150 से 80 से 150 रुपए ऊपर चल रही हैं। तो और उसको देखते हुए इस बार जो रजिस्ट्रेशन के जो नंबर्स आ रहे हैं किसानों के, वो बहुत कम है। तो सरकारी खरीद पर असर पड़ सकता है इसका। 2 राज्यों में बोनस की भी घोषणा की गई है। अब इन 2 राज्यों में, राजस्थान और एमपी में 24 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर गेहूं खरीदा जाएगा, अन्य राज्यों में 22-75 पे खरीदा जाएगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये गेहूं अगर कीमतें ऐसे ही बढ़ती रही तो सरकारी खरीद जो है वो कम रह सकती है। और आप जानते हैं कि ओएमएसएस स्कीम के तहत जो है अभी तक हम 90 लाख टन से अधिक गेहूं जो बेचा गया है, उसके बाद में ये स्कीम बंद कर गई है। तो जो मिलर्स हैं उनको गेहूं की इस टाइम जरूरत है, तो ऊंचे भाव पर गेहूं खरीदने को मजबूर है। और कीमतें जो है एमएसपी से ऊपर होने के कारण खरीद में थोड़ा असर पड़ सकता है। जैसा आप कह रहे हैं कि एमएसपी के ऊपर कई मंडियों में दाम है और कई राज्यों में, एमपी में, राजस्थान वगैरह में बोनस भी देने की तैयारी है, क्या कोई और राज्य हैं इनके अलावा जहां पर बोनस दिया जा सकता है? इन 2 राज्यों में घोषणा हुई है, अन्य किसी राज्य में कोई घोषणा नहीं हुई है। अब हरियाणा, यहाँ से कुछ खबर है क्या बोनस को लेके? नहीं सर, कोई खबर नहीं है। यूपी में? पंजाब नहीं सर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, यहाँ ऐसा कोई सुनने में नहीं आया कि गवर्नमेंट जो है इस पर विचार कर रही है। देखिए, यूपी में तो ऑलरेडी चालू हो चुकी है खरीद। ओके। और सर, इसकी खरीद की क्या स्थिति है? सरसों की खरीद की और चने की खरीद को लेकर क्या स्थिति बन रही है? देखिए, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। जैसे यूपी में, एमपी में और राजस्थान में गेहूं की खरीद शुरू हुई है, लेकिन इन राज्यों में अभी तक जो है गेहूं की आवक जो कटाई है उसका अभी तक दबाव नहीं बन पाया। अगर आप सरसों देखते हैं तो सरसों जो है अधिकतर राज्यों में सरसों की कटाई जो है बहुत जोरों पर चल रही है और एक पीक लेवल पे पहुंच चुकी है। आवक जो है हर दिन जो है सरसों की बढ़ रही है। तो सरसों की जो सरकारी खरीद है वो समय से पहले करनी चाहिए थी। और किसान जो है औने पौने भाव पर मंडी में अपना माल बेच रहा है, कीमतें एमएसपी से नीचे हैं। तो अभी सरकारी खरीद जो है सरसों की भी जल्द से जल्द चालू करनी चाहिए। और चना की जो सरकारी की खरीद है वो भी अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगी। कुछ राज्यों में रजिस्ट्रेशन चालू है और जो चने की कीमतें हैं वो भी एमएसपी से कुछ अधिक चल रही हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक कीमतें सरसों की जो सरकारी खरीद है वो अच्छी रहेगी, लेकिन चना की जो है वो एक लास्ट ईयर से कम रह सकती है, एवरेज लेवल पे होगी। और गेहूं की जो सरकारी की खरीद है वो लास्ट ईयर से मुझे लगता है थोड़ी सी कम रह सकती है। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला, अहम आंकड़े आपने अपनी रिसर्च रिपोर्ट हमसे शेयर की। क्या डिटेल्स आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, आप अपने मेंबर्स के जरिए, आप अपने टीम के जरिए ये आंकड़े हमारे लिए लेकर आए। शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते। बहुत सारे दर्शक हैं जिनके सवाल
अभी देने हैं, सवालों के जवाब देने हैं। अक्षय भंडारी हैं मध्य प्रदेश से। सोयाबीन का भाव कब तक 5,000 रुपये होगा, इनका सवाल है। 2 साल से माल रोक रखा है। एनसीडीएक्स पर भी वायदा की एंट्री कब होगी, ये भी सवाल पूछ रहे हैं। क्या मनोज जी आप जवाब दें, क्या जवाब देंगे अक्षय भंडारी जी को? वायदा की एंट्री कब होगी ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने बैन है वो दिसंबर तक ऑलरेडी एक्सटेंड किया हुआ है, तो उसके बाद ही कोई संभावना बनती हुई नजर आएगी। जहां तक भाव का सवाल है तो हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में 1140 1150 सेंट पे जो है सीबीओटी पर एक बेस जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, और ग्रेजुअली वहां से थोड़ी रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। तो हमारा मानना है कि जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सुधार आ रहा है, भारतीय बाजारों में भी आने वाले दिनों में सोयाबीन की कीमतों में सुधार जो है वो देखने को मिल सकता है। तो अभी अगर पोजीशन है इनके पास तो अगले 2 से 3 महीनों के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हमारा मानना है कि ग्रेजुअली यहाँ पे कीमतों में सुधार देखने को मिल सकता है। आगे सुधार दिखने की उम्मीद आपको लग रही है। मीता जैन है अगली दर्शक है। चांदी को किन स्तरों पर खरीदे? भूपेश जी क्या सलाह देंगे चांदी में इनको? जी सर, चांदी की बात करें तो 74,400 का करंट दाम चल रहा है। चांदी जहां भी 74,100 या 200 के भाव में मिलती है वहां चांदी खरीदनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि 63,700 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अपसाइड में 74,900 और 75,300 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। अगले दर्शक मनोज जी आपके फॉलोअर हैं, आपके नाम से इन्होंने मैसेज भेजा है। ये पूछ रहे हैं कि कमोडिटी में नई पोजीशन कहां बनाए? कौन सी कमोडिटी में? कोई भी, मतलब आपको जहां भी लग रहा है, जहां पे मौके दिख रहे हो बाई के सेल साइड के, कोई भी नई एंट्री कहां करनी चाहिए? कोई भी एक ट्रेड बता दें इनको। यहाँ पे एक तो चांदी बेहतर लगती है 74,100 के स्तर पे, और यहाँ पे ऊपर में 75,000 75,500 तक के जाने की संभावना है अगले 2 से 3 दिनों में। तो चांदी में यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। वहीं बेस मेटल में कॉपर 731 के स्तर पर अच्छा लगता है 726 के स्टॉप लॉस से। यहाँ भी 742 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। दर्शक है जनक है, गोल्ड ऊपर कहां तक जाएगा? विरूपन क्या सलाह देंगे जनक जी को? गोल्ड में? जी जी, गोल्ड में। गोल्ड में तो मैंने 68 67 टू 68,000 मुझे लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड जाने के लिए। देखिए अभी जो पूरा रैली है प्योर मोस्टली अभी एक बिटकॉइन भी आपको रैली में फुएल कर रहा है। गोल्ड थोड़ा लेकिन करेक्ट करना है तो बेटर होगा एंट्री के लिए। अगर किसी को फ्रेश एंट्री है और किसी का अगर होल्डिंग है लॉन्ग पोजीशन तो होल्ड रखे, और फ्रेश एंट्री करना है तो यहाँ से 300-400 रुपए कोई भी करेक्शन मिलता है तो बाय करना चाहिए। मुझे लग रहा है 67,000 टू 68,000 मे विद इन अ वीक और मे बी 7-8 दिन में आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। चलिए मेटल्स की बात कर लेते हैं। मेटल्स में खरीदारी दिख रही है। भूपेश जी कुछ पसंद है आपको शाम के लिए? जी, मुझे कॉपर में खरीदारी समझ आती है। करंट भाव पर भी कॉपर खरीद सकते हैं। 734 रुपए 50 पैसे का दाम है। 731 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 737 रुपए और 741 रुपए के लक्ष्य संभावित है। आप बताइए बिटुपन, आपको क्या पसंद है मेटल्स में? मेटल में देखिए कॉपर एंड जिंक दोनों अच्छा है। मैंने बाइंग 731 का बताया लेकिन ऑलरेडी मार्केट काफी ऊपर चल गया है, तो मैं रिवाइज करना चाहूंगा एंट्री 733 के आसपास अगर डिस मिलता है तो बाय करना चाहिए। 730 के नीचे स्टॉप लॉस, और आपका इमीडिएट टारगेट 737। और ये जिंक भी मुझे ठीक ही लग रहा है, फिलहाल के लिए थोड़ा करेक्ट करेगा शायद। 222 के आसपास चल रहा है। 221.50 के आसपास अगर जिंक मिलता है तो बाय करना चाहिए। 224-25 का एक टारगेट रहेगा, और नीचे 220.50 के नीचे स्टॉप लॉस। एक और कमोडिटी जहां जबरदस्त तेजी दिखी, हल्दी 6% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ 19,170 के लेवल पे। मनोज जी अब क्या करें इतनी तेजी आने के बाद हल्दी में? हल्दी में जब हम फीस की मीटिंग में थे तब मैंने 16,700 के आसपास बाइंग की सलाह दी थी, और ऊपर में 18,400 20,000 तक के लक्ष्य सुझाए थे। अभी हम यहाँ पे 19,170 के स्तर पे खड़े हैं, तो मेरा मानना है कि अगर 20,000 के स्तर अगले 1 या 2 सेशन में मिलते हैं तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग के लिए अब ये लेवल पे थोड़ा वेट करना चाहिए, कहीं भी डिप मिले वापस से 18,000 से 17,500 के रेंज में तो वहां करना चाहिए। लेकिन अगर 20,000 के स्तर पहले आते हैं तो लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। भूपेश जी आप कहां पर ज्यादा बुलिश है, किस मसालों में, कहां पर? जी, पिछले 1.5 महीने से मेरा फेवरेट मसाला अभी भी हल्दी बना हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि अभी भी हल्दी बना रहेगा। और जहां भी हल्दी में कोई भी डिप आती है वहां हल्दी में खरीदारी करनी चाहिए। अपसाइड में 20,500 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। हो सकता है वहां पर एक छोटी मुनाफा वसूली देखी जा सकती है, परंतु मुझे लगता है कि लंबी समय के लिए ये ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए। शुक्रिया भूपेश जी आपका, मनोज जी आपका, और
बीटूपन जी आपका, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमोडिटी फटाफट में आज इतने ही सवालों को शामिल करेंगे। अगले दिन इसी वक्त पर आपके बाकी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हर खबर